Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Dr. Ravi Yasmin Thosa. I hope you guys will be fine. Our subject is waves and oscillation. Let's see what we have today. Simple harmonic motion. Why we have it today? Actually, अब तक हम simple harmonic motion और इससे related topic और waves, chapter waves, ये अब तक हम पढ़ चुके हैं। इन सब की हमने फिजिक्स देखी थी, ये किस तरह से काम करते हैं, ये क्यों काम करते हैं और इनके पीछे कौन सा फिनोमेना है और किस बिहेवियर पे ये होते हैं। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ रिवाइज करते जाते हैं और इनके हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि अगर हम हर एक टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल करना शुरू हो जाते तो शायद हमारी वो फिजिक्स इतनी इम्पोर्टेंट ना रह जाती, बल्कि आपने ज़्यादा तवज्जो अपने न्यूमेरिकल्स पे देनी शुरू हो जानी थी। तो इस वजह से इन टॉपिक को कवर करने के बाद, उनकी फिजिक्स जानने के बाद, अब हम इनके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब हम हर एक जो टॉपिक हैं अब तक हम जो पढ़ चुके हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाएंगे, ताकि वो आपका रिवाइज भी हो जाए और उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूलाज वगैरह इस्तेमाल होते हैं उनकी भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद इनके हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ओके, गेट रेडी फॉर दैट। सो फर्स्ट टॉपिक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. Okay, the simple harmonic motion. An object moves with simple harmonic motion whenever its acceleration is proportional to its displacement from some equilibrium position and oppositely directed. ठीक है, ऑलरेडी भी हम ये देख चुके हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो बैक एंड फोर्थ मूव करे और उसकी मूवमेंट में क्या होता है, हमेशा वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती। बॉडी हर टाइम पे उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, इसी वजह से उस ऑब्जेक्ट में हार्मोनिक मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। और ये जो एक्सेलरेशन है ये सारी की सारी डिपेंड करती है कि ये जो ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा है वो अपनी मीन पोजीशन से कितना दूर या पास है। ठीक है, जितना उसके मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा दूर होगा तो उतना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और इसमें जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा होता है हमेशा वो क्या करता है, वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ या इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करने की कोशिश करता है। तो हमेशा उसकी एक्सेलरेशन इसलिए उसको कहते हैं कि अपोजिटली डायरेक्टेड होता है, और हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन थी और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे दी गई है। तो इसका मतलब ये है जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है या सिंपल हार्मोनिक शो करता है, उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है उसमें हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है, इस डायग्राम में भी यही बताया गया है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग मैथ सिस्टम है, और स्प्रिंग मैथ सिस्टम में एक जो मैथ है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है। लेट्स सपोज अगर इस फिगर को देखा जाए तो यहाँ पे ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, और इस टाइम इसके पास जो एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रहा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ऑफ कोर्स जीरो होगी इस पॉइंट पे। उसके बाद अगर इसको फोर्स लगा के यहाँ पे लाए और इसके बाद इसको छोड़ दिया जाए, अगर आप जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई फोर्स लगा के मीन पोजीशन से इसको दूर लेके जाएंगे और उसके बाद जब जैसे ही आप छोड़ेंगे वो उतनी तेज़ी के साथ वाइब्रेट करेगा, यानी कि उसका मतलब है उसमें उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये दिखाया गया जब इसको कंप्रेशन के बाद स्ट्रेच करने के बाद जैसे ही छोड़ेंगे तो ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा बैक एंड फोर्थ। और इस पर ये जो बॉडी, और आप लोगों को ये भी पता है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब भी बॉडी वाइब्रेट करता है वो हुक्स लॉ के अंडर वाइब्रेट करता है, और लोग हुक्स लॉ क्या है, F इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, हुक्स लॉ क्या करवाता है, हुक्स लॉ हमेशा अपोजिट होता है अप्लाइड फोर्स के, और जो हुक्स फोर्स होती है
वो क्या करती है, बॉडी को अपनी उस जो ओरिजिनल पोजीशन है उसकी तरफ लाने की कोशिश करती है। तो इसी वजह से ये बॉडी जैसे ही अप्लाइड फोर्स लगा के इसको छोड़ेंगे तो ये पीछे की तरफ मूव करेगी, लेकिन क्योंकि इसके पास फोर्स लगी होती है तो वो मेन पोजीशन पर रुक नहीं पाता। मजीद आगे क्या होता है, यहाँ पे थर्ड स्टेप में दिखाया है, ये कंप्रेस होता है और कंप्रेस होने के बाद दोबारा ये मेन पोजीशन की तरफ आता है। ये तब तक वाइब्रेट करता रहेगा जब तक इसमें क्या होगी, जब तक ये फ्रिक्शन के अंदर सारी अप्लाइड फोर्स जो थी वो ज़ाया नहीं हो जाती, तब तक ये वाइब्रेट करता रहेगा। अगर फ्रिक्शन ना हो यहाँ पे तो ये हमेशा ही इसी तरह से हार्मोनिक मोशन दिखाता रहेगा, और ये हार्मोनिक मोशन जब भी रहेगी तब तक इस बॉडी के अंदर क्या रहेगी, एक्सेलरेशन रहेगी। ओके, और एक्सेलरेशन हमेशा प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये कि उसमें हमेशा एक्सेलरेशन होती है, और दूसरा जो बॉडी वाइब्रेट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो हमेशा हुक्स लॉ के अंडर वाइब्रेट करता है। अप्लाइड फोर्स से वो कभी भी वाइब्रेट नहीं करता। अप्लाइड फोर्स सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है या इसको इनिशिएट करती है, लेकिन उसके बाद जो कंप्लीट वाइब्रेशन है वो हमेशा किसके अंदर है, हुक्स फोर्स के अंडर वाइब्रेशन होती है। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे दिया गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में इसको प्रूव किया था कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट की मदद से भी देख लिया था कि ऑल्दो हमने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया था, जस्ट उसकी फिगर्स की मदद से आप लोगों को मैंने दिखाया था कि एक पेंसिल है वो मैप के साथ अटैच है, अगर उसके नीचे आप पेज को रोटेट करवाएं तो वो तब क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वेवी फॉर्म आप लोगों को मिलती है। तो वो जो वेवी फॉर्म थी असल में वो हमें ये बताती है कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसका जो बिहेवियर है वो क्या है, वो साइनोसाइडल या कोसाइन बिहेवियर है। तो इसी वजह से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस वाई। ओके, नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या था कि किसी गिवन टाइम में कितना वो जो अपना सर्कल है कितने टाइम में वो कंप्लीट करता है ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और उस टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। 2 पाई क्यों लिया था, क्योंकि तकरीबन ये ऑलमोस्ट एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो इस वजह से 2 पाई, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, असल में इनवर्स होता है टाइम पीरियड का। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी क्या होगी, कम फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा टाइम पीरियड ऑफ कोर्स। तो जो ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है वो स्लोली मूव कर रहा है। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है f इज इक्वल टू 1/t, या इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा ओवर 2 पाई। सही है, क्योंकि यही फार्मूले नेक्स्ट हमारे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होने हैं, तो इस वजह से आप इनको रिवाइज भी कर सकते हैं। आप अपना फर्स्ट जो लेक्चर है उसको देखें और उसके बाद आप इसको आप खोलेंगे तो आपको समझ आएगी। Okay, here we have displacement of simple harmonic motion. Again, displacement of simple harmonic motion. तो सेम फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, जो हमारा फर्स्ट आज न्यूमेरिकल है वो ये है कि is displacement of simple harmonic motion is periodic with respect to time. ठीक है, तो हमने देखना है कि टाइम गुजरने के साथ साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो पीरियोडिक है या नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो पीरियोडिक है या नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई टाइम दिया है, फर्स्ट करो 5 मिनट, अगर मजीद 10 मिनट गुजरने के बाद क्या वो दोबारा वही वाला बिहेवियर शो करता है जो 5 मिनट पे था या नहीं करता। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं। तो अब हमने इसको प्रूव करना है। अगर आप इसको प्रूव करें एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया गया है और इस एक्सपेरिमेंट में वही एक्सपेरिमेंट है जो आप लोगों को मैंने पिछली स्लाइड पे रिपीट किया था। इसमें यही हमें दिखाता है कि स्प्रिंग मैथ सिस्टम के साथ पेन अटैच है और वो जो पेन है वो मूव कर रहा है
एक रोलिंग पेपर पर। तो जैसे स्प्रिंग में सिस्टम अप एंड डाउन मूव करता है तो यहाँ पे कर्व बिहेवियर डिस्प्ले होता है ऑन द पेज। और इस कर्व बिहेवियर में भी हम यही देखते हैं कि एक टाइम गुजरने के बाद दोबारा ये वही वाली ही कर्व बनाना शुरू कर देता है, यानी कि अप एंड डाउन ये जो पोजीशन है ये कॉन्टिन्यूसली डिस्प्ले होती है। तो इसका मतलब ये है कि जितना टाइम गुजरता जाएगा हर एक टाइम के बाद ये दोबारा वही बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अगर फर्ज करें वो 1 मिनट पर क्रस्ट शो कर रहा था तो दूसरा 1 मिनट गुजरने के बाद दोबारा ही वो क्या करेगा, क्रस्ट ही शो करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक बिहेवियर। तो ये था इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ। इसको अगर हमने मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो मैथमेटिकली हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि हमने डिस्प्लेसमेंट को बताना है ना कि इस डिस्प्लेसमेंट इज अ पीरियोडिक विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट with respect to time is equal to displacement with respect to time t plus tau। ठीक है, तो ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, एक xt ये गिवन टाइम पे है और यहाँ पे क्या है, जो टाइम है उसमें थोड़ी एक्सटेंशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल टी। तो अब हमने यही देखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो रिस्पेक्ट टू टी और वो टाइम जो एक्सटेंशन के बाद का टी है वो डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, पहला राइट हैंड रूल, राइट हैंड साइड का ले लिया, वो कौन सा है, एक्स टी प्लस कैपिटल टी। और डिस्प्लेसमेंट का जो बेसिक फार्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, वो जस्ट सिंपल टी वाला यहाँ पे ऐड कर दिया। लेकिन क्योंकि हमने एक्स टी प्लस कैपिटल टी का देखना है तो इस वजह से जो टी है उसकी जगह पे हम टी प्लस कैपिटल टी ऐड कर दिया। और ये अभी हमने पिछले स्लाइड पे देखा था, जो टाइम पीरियड होता है टी, उसको अगर हम उसकी वैल्यू पुट करें तो वो क्या बनती है, 2 पाई ओवर ओमेगा। जस्ट एडेड इट ओवर हियर और जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें तो तब आपके पास ये टर्म आती है। और आपके पास जो 2 पाई की वैल्यू आती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट 1 होती है। तो जस्ट दोबारा आपके पास वो कॉस ओमेगा टी प्लस पाई आ जाता है। ये वही वाला वैल्यू है जो आपके पास सिंपल टी पर आती है। ठीक है, जस्ट इसमें क्या है, एक फर्दर एडिशन हो गई, फर्दर मूव करता है तो इस वजह से ये होता है। तो इसे हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ऑन दिस स्लाइड वी हैव प्रॉब्लम नंबर 2। एक और बात आपको बतानी है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारी की सारी फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बुक से ली गई हैं, हेरिडे रेजनिक और वर्कर वाली बुक से। इवन आप लोगों को इसका एक आई थिंक 5th एडिशन है जो क्लासरूम में ऑलरेडी प्रोवाइडेड किया गया है। ठीक है, ओके। जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो क्या है, simple harmonic motion takes 12 seconds to undergo 5 complete vibration. Find time period. Number 2, frequency and angular frequency of oscillator। ठीक है, तो हमें जो अगर इसको आप देखें, जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम में जो गिवन डाटा है वो क्या है, एक है 12 सेकेंड, एक टाइम दिया गया है वो कितना है 12 सेकेंड, और दूसरा अंडरगो 5 वाइब्रेशन, यानी कि टोटल वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी वाइब्रेशन करता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन उसकी कितनी है, टोटल 5। तो ये दो डाटा हमें प्रोवाइड किया गया और हमने मालूम क्या करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये दो इन रो में बता दिया गया है, गिवन डाटा ये है और डिटरमिन हमने ये करना है। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल टू कैपिटल टाइम, वो होता है जो जिस टाइम में जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट करे, कितनी भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो उनको एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट करे किसी गिवन टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो इसी वजह से हमारे पास टोटल टाइम कितना है 12 सेकेंड और वाइब्रेशन उसने कितनी कंप्लीट की 5। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं टी ओवर एन क्या आएगा 12/5। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2.4 सेकेंड होगा। तो ये था हमारे पास टाइम पीरियड। ठीक है, अगेन सुन ले, टाइम पीरियड क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है किसी गिवन टाइम में, तो उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। और वो हम इजिली इस जो प्रॉब्लम है वो उसमें सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। ये भी हमने दूसरी स्लाइड में देखा था। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इन्वर्स होता है टाइम पीरियड का। तो जस्ट आप इसका इन्वर्स लेंगे तो तब आप लोगों को फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? ये फ्रीक्वेंसी होती है लीनियर फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन या साइनोसाइडल बिहेवियर या कोसाइन बिहेवियर शो कर रहा हो तो तब वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर बिहेवियर दिखाते हैं। तो इस वजह से हम उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेते हैं। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में हम एडिशन करते हैं 2 पाई की। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 2 पाई एफ। तो जस्ट ये वाला जो आंसर आया हुआ है बी एफ एफ का, उसको जस्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 3.14 से। और 3.14 किसकी वैल्यू है? पाई की। तो इस तरह से हमें ये आंसर मिलेगा। और प्रॉब्लम्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो एंड में उन चीज़ का यूनिट लगाना लाजमी होता है। ये आप लोगों को आपके मेथड से ही बताया गया होगा कि यूनिट लाजमी होता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए इसके फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? सेकंड है। लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वो रेडियन पर सेकंड में आएगा। अभी आप लोगों को बताया एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? सर्कुलर जब हम ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो तब उसकी फॉर्म में हो गया। तो हम सिंपल सेकंड नहीं लगा सकते, रेडियन पर सेकंड इसकी फ्रीक्वेंसी यूनिट यूज होगा। ओके। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। इट वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ऑल्दो हमने ये सारे के सारे फार्मूले अभी पिछली स्लाइड पे देख लिए थे। Okay, the next problem is this 3. A load of 15 gram elongates the spring by 2 centimeter. Find spring constant. तो इसमें ये क्या है कि हमारे पास एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम है और उसमें जो मैस है वो कितना है? 15 ग्राम है। और वो जो मैस है वो स्प्रिंग को तकरीबन 2 सेंटीमीटर एलोंगेट करता है। इनके इसको मैक्सिमम ये 2 सेंटीमीटर खींच सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। स्प्रिंग कांस्टेंट बताता है किसी स्प्रिंग की खसूसियत के बारे में कि वो जो स्प्रिंग है वो कितना कंप्रेस या स्ट्रेच होता है। ठीक है। तो अब इसमें भी हमारे पास जो स्प्रिंग जो मैथ सिस्टम है, इसमें जो स्प्रिंग है उसका हमें स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है। ओके, हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है? एक तो मैथ दिया गया है वो 15 ग्राम है। और जब और दूसरा ये है कि जो स्प्रिंग है उसने एलोंगेट कितना किया है? वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो यूनिट है वो मैथ का ग्राम है। और जो एक्सटेंशन जो स्प्रिंग को एलोंगेट कर रहा है उसका जो सेंटीमीटर है, यानी कि लंबाई है उसकी, तो वो भी क्या है? सेंटीमीटर में। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है? वो होता है किलोग्राम में और मीटर में। तो इसको जब भी हम सॉल्व करने लगेंगे तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 15 ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट किया गया और लेंथ को भी किसमें? सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया गया। और जैसे इनको कन्वर्ट करने के बाद आगे सो सिंपल आप स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। और स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करने के लिए क्या किया है? हुक्स लॉ की मदद से मालूम किया है। हुक्स लॉ में हमारे पास क्या था? F इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है। और यहाँ पे जो F है वो क्या होगा? मैथ्स के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें F इज इक्वल टू एम जी आएगा। जस्ट ये सिंपल फार्मूला यूज़ किया है और अब आप इसकी मदद से स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। सो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या बताता है? A block weighing 4 kg extends a spring by 0.16 meter from its unstretched position. ठीक है, from its unstretched position यानी कि इसकी मेन पोजीशन से उसको फ्रेंड कर। The block is removed and a 0.5 kg body is hang from the same spring. If the spring is now stretched and then released, what is the period of vibration? ठीक है। तो पहले क्या है इस प्रॉब्लम में इस तरह से है कि हमारे पास दो मैथ्स है। एक मैथ्स था, उसके बाद दूसरा मैथ्स उसको लगाया गया। तो हर एक बॉडी का जो स्प्रिंग है उसका स्ट्रेच होना हर मैथ्स के वेट पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा एक्सटेंशन होगी, जितना कम मैस हो उतनी कम एक्सटेंशन उसमें स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगी।
ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिकी सी चीज़ की गई है, वो ये बताई गई है, पहले एक स्प्रिंग के साथ उसको स्ट्रेच किया गया और उसके बाद उसकी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो दूसरे मैथ के साथ की गई है। ठीक है, चलें इसको मज़ीद देखते हैं। अब इसमें हमें जो डाटा गिवन है वो क्या है, मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट वो कितना है 4 ग्राम, ये यहाँ पे दिया गया। और जब वो 4 ग्राम था तो तब जो स्प्रिंग है वो कितना एक्सटेंड होता था 0.16। ठीक है, 0.16 ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन मास 1 के लिए दी गई है। और जो दूसरा मास है वो कितना यूज़ किया गया 0.5 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम। लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए एक्सटेंशन नहीं दी गई। ठीक है, तो नेक्स्ट को क्या कहता है, मालूम क्या करना है। अब उसके बाद स्प्रिंग इज नाउ स्ट्रेच एंड देन रिलीज व्हाट इज पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो हमने पीरियड ऑफ वाइब्रेशन मालूम करना है, किसके लिए मालूम करना है, जब मैस दूसरा अटैच था, पहले वाले के लिए नहीं। जब मैस दूसरा अटैच था तभी हमने पीरियड ऑफ वाइब्रेशन मालूम करनी है। तो आपने जब भी कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जाए, आपने पहले उसको गौर से पढ़ लेना है और उसके बाद ही चीज़ें सॉल्व करनी है। ये ना हो कि गिवन डाटा से ही आप कुछ ऊपर प्रॉब्लम को ना पढ़ो, जस्ट गिवन डाटा से ये चीज़ें मालूम करना शुरू कर दो। तो समटाइम जो प्रॉब्लम दी जाती है वो थोड़ी बहुत ट्रिकी होती हैं। उनका ट्रिकी करने का पर्पज़ ये होता है ताकि आप जो प्रॉब्लम है उसको पहले फोकस करें, उसको पढ़ें और उसके बाद उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो हमने क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का हमारे पास फार्मूला है, वो क्या है 2 पाई m2/k। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पाई की वैल्यू हमें आती है मैस m2, क्योंकि जो स्प्रिंग के साथ मैस 2 अटैच था उसी का ही पीरियड ऑफ वाइब्रेशन करना है ना, तो इसी वजह से m2 लगाएंगे। नेक्स्ट इज k। अब दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमें नहीं मालूम, तो इसको स्प्रिंग कांस्टेंट को पहले हमें मालूम करना पड़ेगा। और स्प्रिंग कांस्टेंट उसने क्या कहा था, ये फर्स्ट लाइन में बताया गया, ब्लॉक विदिन 4 kg, और उसको क्या एक्सटेंड किया गया, तो तब हमारे पास 0.16 मीटर एक्सटेंड हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इस वाले मैस 1 से हम जो ऑब्जेक्ट है उसका जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। इस वजह से पहले हम ये स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करेंगे मैस 1 के रिस्पेक्ट से। ठीक है, हुक्स लॉ की मदद से मैस 1 के रिस्पेक्ट से जब हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम हो जाएगा तो तब हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। मे बी आप क्वेश्चन करें कि M2 के लिए क्यों नहीं है, M1 का स्प्रिंग कांस्टेंट M2 पर अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर ये है कि हम M2 पर स्प्रिंग कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्प्रिंग चेंज हो जाता तो तब हम ये टाइम पीरियड मालूम ना कर सकते और हम ये M1 वाला स्प्रिंग कांस्टेंट इस टाइम पीरियड ऑफ M2 में ऐड ना करते। लेकिन स्प्रिंग चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ मैस चेंज हुआ है, तो इसी वजह से हम स्प्रिंग कांस्टेंट M2 के लिए मालूम कर सकते हैं। ये जो स्प्रिंग होता है उसको इसका एलोंगेट होना ये डिपेंड कर रहा है मैस पर, कौन सा मैस उसके साथ अटैच है। लेकिन स्प्रिंग सेम है तो जितना मैस आप चेंज करते रहोगे, स्प्रिंग सेम होने की वजह से उसकी एलोंगेशन उतनी इंक्रीज या डिक्रीज होती रह जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैस स्प्रिंग ही चेंज हो जाता तो तब आपका ये स्प्रिंग कांस्टेंट दूसरे मैस के लिए आप इस्तेमाल ना कर सकते। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें समझने में डिफ़िकल्टी हुई हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। हाल दो मैंने इसको बार बार रिपीट किया बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग, और आप लोगों को इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके, मूव नेक्स्ट। Okay, now we have problem number 5. So let's see what it says. A 7 kilogram mass is hung from the bottom of vertical spring. The mass is set to vertical oscillation with a period of 2.6 seconds. Find force constant of spring. Again यहाँ पे सेम चीज पूछी गई है कि स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है और स्प्रिंग मैस सिस्टम हमारे पास है। तो जो गिवन डाटा है वो ये है कि हमारे पास मैस है वो कितना है 7 kg और टाइम पीरियड कितना है 2.6 सेकेंड। तो स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को मालूम करने के आपके पास 2 मेथड है। एक है आपका हुक्स लॉ की मदद से और दूसरा ये क्या है
हुक्स लॉ की मदद से हम तो यहाँ पे मालूम नहीं कर सकते, ऑल्दो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड दिया गया तो हम क्या यूज़ करेंगे, टाइम पीरियड का फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे यही किया गया, टाइम पीरियड का फार्मूला लिया गया और टाइम पीरियड से ये क्या है 2 पाई एम ओवर के अंडर रूट। टाइम पीरियड इसको सॉरी टाइम स्प्रिंग कांस्टेंट हम सेपरेट कर लेंगे, इसको जस्ट सिंपली सॉल्व किया गया और जब आप इधर वैल्यू एड अप करेंगे तब आप लोगों को आसानी से टाइम पीरियड सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मालूम हो जाएगी। सो दिस न्यूमेरिकल्स वर सो सिंपल। ये आप लोगों ने करने हैं, यहाँ पे सिर्फ देखना नहीं है, आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। जितना आप अपने हाथों से चीज़ों को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रह जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नाउ वी हैव असाइनमेंट। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे सबमिट करानी है नेक्स्ट वीक में। और असाइनमेंट क्या है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो क्या है, फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एट द एंड ऑफ स्प्रिंग इफ द इक्वेशन from its position as function of time is this one। ये जो इक्वेशन है वो यहाँ पे दी गई है, what is the displacement of object after 2 seconds। ठीक है, तो ये हमारे पास जो गिवन डाटा है वो सारा का सारा गिवन डाटा सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो यही है, ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लिखिए और आपने मालूम क्या करना है, एम्पलीट्यूड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है और डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है। जब आपके पास टाइम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 सेकेंड। तो इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने ये सारी चीज़ें मालूम करनी है। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, जस्ट आप थोड़ा सा इस पर फोकस करें तो आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके, वी हैव अनदर असाइनमेंट। जो दूसरी असाइनमेंट वो क्या है, स्प्रिंग हैंग्स वर्टिकली व्हेन द बॉडी ऑफ मास m is equal to 1.65 kg is suspended from it, its length increases by 7.33 centimeter। तो जब ये मास अटैच किया गया तो इसकी लेंथ 7.33 सेंटीमीटर एक्सटेंड हुई। तो इसका मतलब है हम यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट इजीली मालूम कर सकते हैं। The spring is then mounted horizontally and a block of mass m is equal to 2.43 is attached to the spring। ये थोड़ी बहुत वैसे ही इक्वेशन है सॉरी प्रॉब्लम है जैसे हमने पीछे देखी थी प्रॉब्लम, जिसमें 2 मास अटैच किए गए, एक से स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम किया गया और दूसरे से डिफरेंट वैल्यूज मालूम की गई। Okay, the block is free to slide along the frictionless horizontal surface. What is the force constant K of the spring? How much horizontal force is required to stretch the spring by a distance of 11.6 centimeter? Okay. When the block is displaced a distance of 6.6 centimeter and released, with what period will it oscillate? Okay. इसको आपने ध्यान से पढ़ना है दोबारा और समझना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ हमें रिकॉर्ड की दी गई है और क्या चीज़ हमने मालूम करनी है और किस तरह से मालूम करनी है। ठीक है, जो गिवन डाटा है वो यहाँ पे दिया हुआ है आपकी आसानी के लिए, कि मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया और ये चीज़ें आपने इधर मालूम करनी है। जस्ट ये 3 चीज़ें आपने मालूम करनी है, स्प्रिंग कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल फोर्स और टाइम पीरियड, ये आपने मालूम करना है। ठीक है, ओके देन गुड लक फॉर दिस असाइनमेंट्स। ओके, आई थिंक इट वाज एनफ फॉर टुडे। और ये आपने लोगों ने असाइनमेंट्स मुझे प्रोवाइड करनी है। अगर आपको इनमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो समझने में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गुड लक, नथिंग एल्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।